हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो गाइज, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का जो आधा चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया था। तो उसके अंदर हमने भूगोलविदों व वैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, खनिजों का वर्गीकरण, तो खनिजों का वर्गीकरण में हमने धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज ये हमने पढ़ लिए थे। और जो हमारे महत्वपूर्ण खनिज हैं उसमें से हमने लोह खनिज, अलोह खनिज, मैग्नीज, बॉक्साइट ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। और खनन के जोखिम और खतरे ये भी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत है वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है 5 नंबर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसको हम पढ़ेंगे। तो खनिजों का संरक्षण अब हम पढ़ने वाले हैं। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता संप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण साधारण में लाखों वर्षों लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग है वो कर रहे हैं। यानी हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता संप्रेक्षित है। और यानी जो भूपट्टी है उसका 1%। तो जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, वहीं हम इनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। यानी आपको जो खनिज संसाधन है उनको सुनिश्चित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए उसके अंदर एक तालमेल युक्त है वो प्रयास आपको करना होगा। और निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। वस्तुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग बहुत से में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। तो जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि उन पदार्थों की सूची बनानी है जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है, और ये प्रतिस्थापन क्या है, कहाँ से ये हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ये आपको एक सूची बनानी है। अब ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है और खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। यानी ऊर्जा का उत्पादन कौन से ईंधन खनिजों से किया जाता है? तो इसका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। और गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन के क्षेत्रों के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। तो इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग है वो होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसमें है कोयला। तो भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, और ये देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों, घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पेय पदार्थों के लाखों वर्षों पर
स्पीडन से हुआ और इसलिए स्पीडन की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक, यानी आप देख रहे हो चित्र संख्या 5.10 के अंदर कि कोयला खाद्यान्न का आंतरिक ये दृश्य है वो दिखाया गया है इस इमेज के अंदर। तो ये मुलायम होने के साथ ही अधिक। मैप के अंदर आप परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि कोयला क्षेत्र, तो आपको ये जो चित्र सा बना हुआ है इसमें आप देख सकते हो कोयला क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो संगरौली, कोरबा, तलचर, बोकारा, झरिया, रानीगंज, तो ये सब क्या है, कोयला के क्षेत्र हैं। कोयले की खानें, तो आपको जो ये निशान बना हुआ है ब्लैक, तो इसमें आप देख सकते हो कोयला की खानें। और तेल क्षेत्र जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, भूमिहाई, बसीन, वडोदरा, कलोल, अंकलेश्वर, हजीरा, झाबुआ, तो ये सब क्या है, तेल क्षेत्र हैं। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये सब आपको इस मैप के माध्यम से आप है वो समझ सकते हो। अधिक नमीयुक्त होता है और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रवाहित कोयले को बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है। यानी गहराई में दबे होने के कारण और अधिक तापमान से प्रवाहित कोयले को है वो हम बिटुमिन्स कोयला कहते हैं। और वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। यानी जो बिटुमिन्स कोयला है वो वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और धातु शोधन में उच्च श्रेणी की बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। और भारत में कोयले को दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वृद्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तो टर्शियरी कोयला जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। और ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है। यानी यह स्मरण रहे कि जो कोयला है वो स्थूल पदार्थ है और इसका प्रयोग है वो करने पर भार है वो घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र अथवा उनके निकट की स्थापित किए जाते हैं। और अब है पेट्रोलियम। तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का जो दूसरा साधन है वो है पेट्रोलियम खनिज तेल। यानी जो भारत में कोयले के पश्चात, यानी पहला था कोयला और दूसरा है पेट्रोलियम खनिज तेल, ये ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। तो ये ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों के स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। और तेल शोधन शिलाएं हैं वो संश्लेषित वस्त्र उर्वरक असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम है वो करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनित और भ्रंश टैंक में पाई जाती है। वलन, अपनीति और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संतृप्त चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंतुलित परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। जो तेल प्रवाहित होता है उसके अंदर क्या है कि मध्यवर्ती असंतुलित जो परतें हैं वो तेल को ऊपर उठने और नीचे रिसने से है वो रोकती है। पेट्रोलियम संघनन और असंघनन चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी ये पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर है वो पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपघट्य तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई और नरहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी डिगबोई, नरहरकटिया और मोरन हुगरीजन
ये क्या है कि राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसी ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैसों को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। और कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई संदिग्ध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में है वो पाए जाने वाले तेल क्षेत्र है वो संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं वो पाए जाते हैं। और 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिमी उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य, यानी इस मैप के अंदर भारत के जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनको दर्शाया गया है। तो जो आणविक और तापीय यानी दो ऊर्जा संयंत्र हैं। तो जो रेड कलर के अंदर है आणविक, वो जैसे नासिक हो गया, केंगा हो गया, रावतबाठा हो गया, नरोरा, तो यहाँ ये आणविक ऊर्जा संयंत्र हैं। और जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं वो जैसे परली, भुसावल, सतपुड़ा, कोरडा, चंद्रपुर। ये जो आपको ये ब्लैक निशान दिखाई दे रहा है ये क्या है? तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हो कि आणविक और तापीय जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो इस मैप के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो। औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है और इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को सवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का स्पीडन प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इनके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी हो जाती है। अब क्रियाकलाप। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए और इन नदियों पर बने पौधों का नाम है वो लिखना है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी जो जल है वो तेज बहता है तो उससे क्या है कि जल विद्युत है वो उत्पन्न की जाती है। यानी तेज बहते हुए जल से जल विद्युत है वो उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य साधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कपोली हाइडल परियोजना है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। तो ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्रित करें और उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम है वो लिखना है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन की ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। यानी देश के अंदर इतना उपभोग बढ़ गया है ऊर्जा का, तो जो कोयला है, तेल है, गैस है, इसके जैसे जीवाश्म जो ईंधन है इस पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। और गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और उनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। यानी इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपभोग ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है और ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन है वो कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवाभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। अब है परमाणु तथा अवाणविक। अब है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होती है? तो ये अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है परमाणु और आणविक ऊर्जा। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्म के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग उपभोग ऊर्जा
उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोटाइज रेत में भी थोरियम की मात्रा है वो पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति है वो दर्शाई गई है। तो उनके राज्यों के नाम आपको ज्ञात करने हैं और जिनमें ये अवस्थिति हैं। अब ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सिंदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। आप चित्र संख्या 5.11 के अंदर देख सकते हो सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण। क्रियाकलाप है भारत में नए स्थापित और सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी आपको एकत्रित करनी है। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेठी तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आप चित्र संख्या 5.12 के अंदर देख सकते हो पवन चक्की नागरकोइल। अब है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा है वो अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है तथा उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। तो ये चित्र संख्या 5.13 के अंदर आप देख सकते हो बायोगैस ये संयंत्र इस तरह से होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं और उच्च ज्वार में इस सक्रिय खड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ है वो बहाया जाता है जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श जो दशाएं हैं वो उपस्थित है। अब भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर जो उत्पन्न की जाने वाली जो विद्युत है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से तृप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। ये इतना तप्त हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तन हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे है वो बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की
तुरंत आवश्यकता है, यानी ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने की है वो तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपभोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण रात एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग है वो करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, यानी हमें ऊर्जा की है वो बचत भी करनी है, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।